नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित शिलान्यास को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और पूरे अयोध्या को और उसके आसपास के इलाके को सजाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी ताकत लगा दी है। दरअसल ये ऐसा मसला है और ऐसा मामला है जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी इमारत खड़ी हुई है। बुनियाद में राम मंदिर है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार इसको किसी भी कीमत पर कमतर नहीं होने देना चाहती है। शायद यही कारण है कि अयोध्या में तैयारियों के लिए पूरा अमला लगा दिया गया है और इन दिनों पूरी अयोध्या फिर से राममय हो गई है। अयोध्या का इतिहास आप उठाकर देख लें, अयोध्या का वर्तमान देख लें, तो आप ये पाएंगे कि अयोध्या को लेकर आज से नहीं, पौराणिक समय से तमाम तरीके की कहावतें, सूक्तियां मशहूर हैं। अभी भी आज का जो माहौल है अयोध्या का, वो बताता है कि बिना बाधा के अयोध्या का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। यह अयोध्या के लिए आप वरदान कह लीजिए या फिर अयोध्या को किसी का श्राप। अब जब शिलान्यास की पूरी तैयारी हो गई है तो कोई ना कोई छोटी मोटी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उन विघ्न बाधाओं को पार करके अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे जाने की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही वृहत और बड़े कार्यक्रम में, जिसमें लोग तो बहुत सीमित रहेंगे लेकिन आयोजन का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहनों भाइयों, इतना बड़ा होगा कि शायद हम आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दूरदर्शन उसका सीधा प्रसारण करेगा, हम सब भी आपको दिखाएंगे और बड़े भव्य और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तो ये हुई भगवान राम की बात। आज राफेल भी भारत आ गया। राफेल दुनिया के उन्नत श्रेणी के फाइटर जेट्स में एक है जो दुनिया में इस वक्त या तो कुछ चुनिंदा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास है या फिर विकसित देशों के पास है। एयर पावर में भारत ने एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि अभी सिर्फ 5 राफेल फाइटर प्लेन्स आए हैं, 36 यानी अभी तकरीबन 31 आना अभी बाकी है। तब एक स्क्वाड्रन जाकर इसकी तैयार होगी। अब शुरुआत हो गई है तो ये उम्मीद की जाएगी कि एयरफोर्स की ताकत आसपास के मुल्कों के मुकाबले भारत की ज़्यादा मजबूत होगी। तो अब आगे का प्रश्न क्या? राम, रोजगार, रोटी, राफेल और राष्ट्रवाद, ये वो कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ वो शब्द हैं जो इन दिनों भारत की राजनीति, भारत के समाज में तैर रहे हैं। राम, रोटी, रोजगार, राष्ट्रवाद और राफेल। राफेल आ गया है, भगवान राम का मंदिर बन गया है, बनने जा रहा है, राष्ट्रवाद चल ही रहा है। अब 2 चीजें रह गई हैं, रोटी और रोजगार। ये कैसे मिलेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो कोई जल्दी में नहीं है। शिलान्यास एक प्राथमिक कार्यक्रम है। अभी इसके बाद आप पाएंगे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग शिला पूजित करेंगे, बृहद और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे। आप अगर ये समझ रहे हो कि सिर्फ 5 अगस्त को कार्यक्रम करके इसकी तीसरी कर्जा की जाएगी तो आप राजनीतिक भूल कर रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषांगिक संगठन इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक, घर घर तक, जो 89 में उन्होंने किया था, शिला पुजवाई थी, कुछ उस हिसाब से 5 तारीख के बाद वो प्लान करने जा रहे हैं। तब डिजिटल मीडिया नहीं होता था, तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो इस बार 5 अगस्त और उसके बाद के, जब तक ये लॉकडाउन ओपन नहीं हो जाता तब तक डिजिटल शिला पूजन का कार्यक्रम चलेगा और ये बड़े वृहद पैमाने पर है। हो सकता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने कल्पना भी न की हो कि इस मुद्दे का किस प्रकार से बीजेपी और उसके जुड़े हुए संगठन इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। तो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है ये। तो विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है या मुद्दे हैं विपक्ष उठा नहीं पा रहा है? भ्रष्टाचार का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पुअर गवर्नेंस का मुद्दा विपक्ष उठाने में नाकाम है। आपके समक्ष स्थितियां विद्यमान हैं। तो अब जिसकी पिच पर मैच खेला जा रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास राम है, रोजगार है, रोटी है, राष्ट्रवाद है, राफेल है। आज इसी विषय पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान
इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, अमरनाथ मिश्रा जी अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, असीम वकार नेशनल स्पोक्स पर्सन है एएमआईएम के, और मुरारी शरण शुक्ला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो भाई अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूँ जी। आपने भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, वेरी गुड। राष्ट्रवाद आप लेकर ही आ गए, ठीक। राफेल आ गया है, 5 आ गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। अब जरा अगर ये रोटी और रोजगार पर कुछ काम कर लेते तो कुछ बात बनती। बिल्कुल उसी पे काम ही चल रहा है, सब पे। तुलसी बाबा ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ नहीं व्यापा। आयुष्मान भारत हो, अतुल्य भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो, कृषि की आय दुगना करना हो, यह सारे काम। और यूपी में यह रोजगार का कोरोना कालखंड में भी सारा मैपिंग करके, स्किल मैपिंग करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास हो। और अभी इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे बड़े पैमाने पर अयोध्या का लिंकेज कई करोड़ रुपया कौन सी खर्च स्किल करके। मैपिंग हो गई है और कहाँ रोजगार मिल गया है भाई? ये जिनके पास मनरेगा छोड़ के और क्या मिल गया है? ये जिनके स्किल पास मैपिंग, कौन सी स्किल मैपिंग हुई अच्छा, है? आज मनरेगा का विरोध हो रहा है भाई, हम पहली बार सुन रहे हैं। यह तो भारत के आत्मनिर्भर बनाने की नींव थी। मनरेगा छोड़ के और कौन सा काम आपने दिया मान्यवर? अरे तमाम तर इंडस्ट्रीज को लोन डिस्पर्समेंट करने के साथ साथ उनके साथ जॉब एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करके काम किया है। आज नई शिक्षा नीति भी इस देश को मिली है कैबिनेट से। किसको दे दिया काम? जिन हाथों को काम चाहिए था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह जनसंघ का सपना था बहुत दिनों से, और जिसको हम यथार्थ करके लागू कर रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे जी कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास के कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूं। धन्यवाद। कि राष्ट्रीय एकता के विषय पर इस तरह की पहल हो रही है। पर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी 5 एकड़ जमीन देने को कहा है। जी। तो कभी अगर मस्जिद तामीर हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित होंगे अथवा नहीं होंगे? मैं बस उसी मुद्दे पे, आपने बहुत बड़ा मौजूद प्रश्न है। बहुत असीम वकार नहीं पूछेंगे, लेकिन ब्रजेश मिश्रा पूछेंगे ये बात। नहीं, ठीक है, असीम वकार भी पूछते तब भी बात वहीं से आती, और आपने पूछा तब भी बात वहीं से आ रही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस देश में आर्टिकल 141 में बाइंडिंग है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहां एक तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना और उसके लिए जो कुछ काम करने थे केंद्र के सहयोग से किए, उसी के साथ साथ 5 एकड़ भूमि भी हमने मुहैया कराई। लेकिन एक बात मैं बड़े अदब के साथ कहना चाह रहा हूं, अगर इस देश के मुस्लिम आलमीन प्रधानमंत्री को या किसी को भी आमंत्रित करेंगे तो हमें जाने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हदीस कहती है कि नमाजी होना चाहिए। ओके, तो नमाजी तो नहीं है प्रधानमंत्री, अगर वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाइयों बहनों, शर्तें लगा रहे हैं ये। मैं नहीं लगा रहा, हदीस के हवाले से कह रहा हूँ, हदीस के हवाले से कह रहा हूँ, पूरा कोट करके कह सकता हूँ। आप कहें तो मैं पूरा कोट करके कह सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी विद्वता पे मुझे कतई संदेह नहीं है मान्यवर। हाँ, फिर किस पे संदेह है? तो जाएंगे आप लोग अगर मस्जिद तामीर की जाएगी तो? अरे भाई, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें क्या आपत्ति है? लेकिन मैं जानता हूं स्वर्गीय अरे हाँ या ना में बोल दो ना, मैं मान लूंगा हाँ चले जाओगे। अरे आमंत्रित किया जाएगा, यहाँ ट्रस्ट ने आमंत्रित किया, उसकी भी कोई पहले जमीन लेने वाला तो कोई हो। यह सवाल तो उनसे पूछिए जो 1993 में। एक मिनट ब्रजेश जी, आपने बहुत मौजूद सवाल किया, मैं एक बात और कह देता हूं। आज बहस में मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, रामलला टाट में, ये ठाट में, आज कहां बैठे हैं, किस वोट में। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व है। मुलायम सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था बाबरी मस्जिद तामीर करूंगा। अब करेंगे, जाएंगे। नरसिम्हा राव जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था। आईपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। ओके पुरी जी, जी। अब आप सबकी बातें सुने और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोलें, एक दूसरे में दखल ना दें, ताकि हम डिबेट को अच्छे रूप से संपादित चला सके। बिल्कुल भाई आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आपको कोई आपत्ति है, आपको कोई तकलीफ है अगर वहां शिलान्यास करने माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो? सियावर रामचंद्र की जय। जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। पवित्र भूमि है। और पवित्र भूमि पर जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने वहां श्री पवन पांडे जी के रूप में विजय दर्ज की, तो आज जो समूचा विकास अयोध्या के अंदर दिखता है आदरणीय ब्रजेश जी, वो सब का सब समाजवादी पार्टी का किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊं तो 15 करोड़ की लागत से भजन स्थल का निर्माण समाजवादी पार्टी ने किया। 7 वर्ष से मोदी सरकार केंद्र में है, 3.5 वर्ष से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर इनसे 5 कार्य हम पूछ लेंगे ये नहीं बता सकते। और 52 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी ने पूरा कराया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आजकल दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाकर वो यशस्वी से तपस्वी बनते हुए जो ऋषि महात्मा इस तरह के अयोध्या में हैं, उनका पुण्य लेना चाहते हैं। मोदी जी आप आइए, लेकिन इस तरह का आडंबर, ये दाढ़ी 5 कहां कहां से खोज कर लाते हैं आप आईपीसी? लेकिन जिस तरह का ठगने का असल में काम सहमी अयोध्या साहस के साथ खड़ी हो गई। आपत्ति उस पर है। और मैंने भविष्यवाणी की, मैंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद वहां जाकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने का काम 2022 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। वहां के घाटों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज योगी जी जब वहां दिया जलाने जाते हैं, वो घाट जो बना, वो घाट समाजवादी पार्टी ने बनवाए हैं। वहां जो शौचालय, उत्तम कोटि का जो शौचालय का निर्माण हुआ, जहां आईपी सिंह, इट्स वेरी आईपी सिंह, ये बड़ी एक्सट्रीमली शॉकिंग बात है कि अयोध्या पर, राम मंदिर पर और अयोध्या के विकास पर दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, और जय श्री राम बोलकर आप अपना उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं बड़ा अचरज में हूं, बड़ा मुझे राजनीतिक तौर पर हैरानी हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी ने गोलपोस्ट चेंज कर लिया है क्या? भूमिका आप तो बीजेपी वाली भाषा में बात कर रहे हो। अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लाभ के लिए किया। लेकिन यशस्वी नेताजी का परिवार माननीय अखिलेश जी 2 दशक से ज्यादा वो नवरात्रि का व्रत रहते हैं, उनका पूरा परिवार व्रत रहता है। पिछली आज तो बार कमाल हो गया भाई, मैंने आज तो कमाल हो गया। उनके साथ शाम का ओके आईपी सिंह जी प्लीज वेट आईपी सिंह जी प्लीज वेट। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब नेक्स्ट टर्म के अगली बारी के लिए कुछ मटेरियल बचा लीजिए। किसी ने किया तो सिर्फ अगली बारी के लिए कुछ बचा लीजिए, प्लीज वेट। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ये बहुत ही भाइयों बहनों, ये बड़ी ओके प्लीज वेट। ये बहनों भाइयों बड़ी ही हैरान कर देने वाला विषय है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन का दावा कर रही है, अयोध्या का सर्वांगीण विकास का डेटा लेकर आईपी सिंह बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि अयोध्या से पवन पांडे 2012 से 17 तक जीत के आए हैं और ये फिर जीत लेंगे सीट। मतलब ये देखिए कि देश में बढ़ते हुए हिंदुत्व का प्रभाव, कि समाजवादी पार्टी अगर अपनी विचारधारा में थोड़ा विचलन करने की भी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए तैयार है। आपने आईपी सिंह के उद्बोधन से लेकर ये बात सुनी होगी। अब मैं ओके जस्ट वेट, आप बीच बीच में कोई मत बोलें, एक एक करके बात करें। मैं इस कार्यक्रम में असीम वकार जी को आमंत्रित करता हूं। असीम वकार जी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं AMIM के। भाई वकार साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए अयोध्या जाते हैं तो ओवैसी साहब को क्या तकलीफ है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई ट्रबल है, आपको कोई आपत्ति है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक संविधान की शपथ ली थी, और वो जो संविधान की शपथ है वो उनको इजाजत नहीं देती है कि वो किसी ऐसी जगह जाएं जो विवादित हो, जिससे इश्तियाल फैले या जिसके मुकदमे लंबित हो। राम जन्मभूमि कभी विवादित नहीं रही, विवाद वहां था ही नहीं, और विवाद खत्म हो चुका है जो आप लोगों ने पैदा किया। अमरनाथ जी कृपया शांत हो जाएं। अमरनाथ जी बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं आपके पास आऊंगा।
और ये डिबेट में बड़ी शालीनता से चलाना चाहता हूं, कृपया सहयोग करें। बोलिए असीम भाई। सर बड़ी तकलीफ हुई इस वक्त। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता सर, तो मेरे बीच में क्यों बोला जा रहा है? अगर सब्र नहीं है तो आप डिबेट छोड़ दीजिए। आप गाली भी बकेंगे तब भी मैं सुनूंगा, आप जो कहेंगे तब भी मैं सुनूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का मुकदमा अभी पेंडिंग है, बाबरी मस्जिद शहादत के जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं हुई है, उनका मुकदमा अभी चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, तो ये विवादित नहीं हुआ तो और क्या हुआ? दूसरी बात, अमरनाथ जी बीच में बोल दिया आपने, लोगों ने कहा है डोंट कैच फ्लाइंग एरो, आपने कहा विवादित नहीं है, यही बात तो न्यायालय ने भी कही विवादित नहीं है। सदियों तक आप लोग ये कहते रहे विवादित है, विवादित है, विवादित है। आप लोग ये कहते रहे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई मुसलमानों ने। जब जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला सुनाया तो उन्होंने अपने फैसले में साफ तौर पे ये लिखा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो विवादित तो नहीं थी, तो बनाया आप लोगों ने। जस्टिस गोगोई साहब ने यह भी कहा कि सन 1200 ईस्वी से मेरा एक विषय क्या है ना, 1728 ईस्वी एक विषय क्या है ना, मेरे पास स्टेटमेंट सुनिए है सर, ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब को इतराज किस बात का है? मैंने आपसे कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। अभी आपने इनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे मस्जिद में, अगर बुलाया जाएगा तो ये बताने लगे कि इस तरह के लोग जो इस काबिल होते हैं, जिनकी क्षमता होती है, हदीस की आयत जो है। इतनी नहीं, आप बता दीजिए मैं अगर समझा रहा गलत हूं कहा हो। सर मैं समझा रहा हूं सर। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। फरमाइए। रामचंद्र नहीं, अमित पुरी जी, अमित पुरी जी बीच में ना बोले। मैं आप सबसे, आप लोग एक सर, बड़े ही संजीदा लोग हैं, ऐसा काम ना करें। हाँ सर, मैं वही बता रहा हूं। पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी की मोहब्बत में लंका को जला दिया, पलट दिया, युद्ध कर लिया, लाशें बिछा दी। तो उनके मंदिर का निर्माण तो इतना ही आदमी करना चाहिए था जो अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हो। आपने तो सब इतिहास पलट दिया। पत्नी से मोहब्बत करने वाले आदमी के मंदिर का आप इनॉग्रेशन कैसे करा रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ मालूम है अयोध्या का? क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छा, मेरा एक सवाल है अश्वमेध यज्ञ आपसे। मालूम है सर, क्वालिफाई तो ओके, नहीं कर रहे हैं। एक सवाल है आपसे। सवाल इस बात का है कि मस्जिद की तामीर के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? 5 एकड़ जमीन अब तक आधिकारिक तौर पर ली क्यों नहीं गई? या मस्जिद तामीर करने की कोई योजना वगैरह आप लोग के पास है अथवा नहीं है? मैं कहता हूं AMIM ही आगे क्यों नहीं आता? सर मैंने आपसे कहा, देखिए ये मामला जुड़ा हुआ है फैसले से। जब हमारे न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया और ये कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक उस जगह के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। उन्होंने ये माना कि वो प्लेन थी जमीन, वहां कुछ बना नहीं था। अरे जो बीत चीफ गई वो जस्टिस बात ने ये भी गई। माना। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया वकार साहब। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो 5 एकड़ जमीन देने की बात है, इसको लेने कोई आगे आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं आ रहा? सर मैं क्या पाकिस्तान का फैसला पढ़ रहा हूं आपके सामने, या मैं बांग्लादेश का फैसला पढ़ रहा हूं आपके सामने, या मैंने अमेरिका का फैसला पढ़ दिया आपके सामने? मैं भी तो अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूं कि न्यायालय ये कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई नहीं गई। उसी न्यायालय के तो फैसले में जब लिखा हमने 5 कोई एकड़ गुनाह भूमि नहीं दी किया, जाएगी। हमने कब्जा नहीं किया, हमने तोड़ा भाई पुरी नहीं, जी थोड़ा संयम, थोड़ा संयम। आप पर सबूत नहीं है, तो आप हमें काहे के लिए, आप भीख काहे आप के लिए मुझे दे एक रहे बात हैं? बता दो केवल, मैं हम आपसे भीख क्यों ले लें? ओके, ये मसला है। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। ओके, मैं अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ हैं और मुरारी शरण शुक्ला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं। तो भाई पंडित अमरनाथ जी, बहुत स्वागत आपका। तो 5 अगस्त की तैयारियां तो बड़ी भव्य हैं, लेकिन अभी संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं। आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपने अपनी डिबेट में जो कहा कि ओवैसी साहब को क्यों आपत्ति है,
और असीम नहीं, वकार साहब जो विवादित तो है ही है नहीं, ये बता रहे हैं विवादित तो कि कभी भारत था ही के नहीं। संविधान में विवादित ऐसा है कैसे कि मान लूंगा? प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों जा रहे हैं। आपने विवादित कहा, अगर वो विवादित रोजा क्यों नहीं था? अफ्तार में चले ये बात जाएं, न्यायालय ने मान तो ली संवैधानिक कि बात हो मस्जिद जाएगी विवादित इनके नहीं हिसाब थी। से। मस्जिद थी। एक चीज, दूसरी चीज, ओके, नहीं वकार भाई प्लीज, दूसरी चीज वकार भाई आप बीच में ना बोलें, प्लीज सुप्रीम रुक जाइए। कोर्ट में ये नहीं सर, कहीं ये कहा कि जवाब था। प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जा सकते, या भारत के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते। ये तो बड़ी गलत अजीब सी बात कर रहे हो वैसी साहब असीम वकार। अगर रोजा अफ्तार में चले जाएंगे तो संवैधानिक हो जाएगा, अयोध्या जा रहे हैं तो असंवैधानिक है, ये कौन सी बात है। अरे भारत के प्रधानमंत्री सर, कहीं भी आ जा जहां सकते पे हैं। अगर मुकदमा चल रहा और है, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने उनको सहर्ष वहां भी सादर नहीं जाना आमंत्रित चाहिए। किया है, इसलिए वो आ रहे हैं और आना भी चाहिए उनको। और दूसरी चीज जो ओके, कुछ और लोग मुहूर्त को लेके एक विषय ला रहे थे कि मुहूर्त खराब है, ऐसा है वैसा है, तो उनको ये नहीं मालूम है कि 1989 में इसका एक बार शिलान्यास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश से लगातार रामलला का वहां 5 बार दिन में पूजन अर्चन चल रहा है। तो क्या ये दोबारा शिलान्यास हो रहा है? नहीं, शिलान्यास नहीं हो दोबारा रहा है, शिलान्यास नहीं होने जा रहा है? शिलान्यास नहीं हो रहा है। वो वहां पे चांदी की शिला का पूजन करके उनकी वहां पे मंदिर निर्माण को शुरू करना है। और जिस दिन से ये राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को पूरी जमीन डीएम अयोध्या ने दी है, उस दिन से वहां पे राम अर्चा, राम जी का पूजन अर्चन, अभिषेक, रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो रही हैं, अनुष्ठान में होती, कोई नई पर चीज एक बात नहीं हो रही। बताओ पंडित जी एक बात बताओ, आप लोग की तो जवानी बुढ़ापा सब खप गया राम मंदिर आंदोलन में, पर मैंने सुना है आपको बुलाया भी नहीं गया। नहीं, बुलाने की ना बुलाने की क्या बात है। हमने ये सुना है ब्रजेश जी, कणकण में है राम, हम 3, 4, 5 को अपने घर में पूजा करेंगे और हमारे घर से ही अयोध्या की रोम रोम में राम है। अयोध्या की सह लेंगे तमामों मतलब। मीटिंगें, अशोक आपको सिंघल से नहीं बुलाया लेकर गया तो परमहंस सह जी लेंगे। तमामों लोग हमारे घर से आकर के सह मीटिंग लेंगे। करके गए हैं। तो बुलाने और ना बुलाने की कोई बात ही पंडित नहीं है। मुरारी शरण शुक्ला जी, ऑल राइट प्लीज, ओके अमरनाथ जी कृपया ओके सहयोग करें और अपनी अपनी बारी में बोलें। पंडित मुरारी शरण शुक्ला जी मेरे साथ में मौजूद हैं। भाई मुरारी शरण जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक, मुहूर्त को लेकर बातें कही जा रही हैं कि अभी उचित मुहूर्त नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ी आपत्ति है, संवैधानिक आपत्ति उन्होंने की है। तीसरा, आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह जी की बातें सुनकर हैरान हूं, क्या आप भी हैरान हुए? नहीं, मुझे हैरानी नहीं है। मनोज यादव इनके एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मैंने उनको आग्रह किया था 2 साल पहले एक टीवी डिबेट में। मैंने कहा कि मनोज जी, अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में है और आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी समाजवादी पार्टी उस समय। मैंने कहा कि ये तो दायित्व आपका है भगवान राम का मंदिर बनाने का। तो मनोज जी ने मेरे आग्रह पर टेलीविजन चैनल के उस डिबेट में जय श्री राम का नारा लगाया था। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है जब समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता नारा लगा रहे हैं, क्योंकि राम तो उनके भी हैं और राम पर किसी का एकाधिकार तो हो नहीं सकता। राम तो पूरी सृष्टि के, पूरे दुनिया के हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी का भी पूरा अधिकार है भगवान राम का नारा लगाने का, भगवान राम के से संबंधित सारे विषयों में सम्मिलित होने का, योगदान देने का। उन्होंने अयोध्या के प्रति योगदान दिया तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में लगाव है, तभी दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारी है, हमारे विधायक वहां से जीत के आए हैं और हमने सैकड़ों करोड़ का वहां पर विकास कार्यक्रम किया है, विकास की गंगा बहा दी है अयोध्या में, और अयोध्या में मंदिर बनेगा तो उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। इस तरह का दावा किया गया, आपने सुना? आपको हैरानी नहीं हुई? मुझे थोड़ी हुई। नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी उद्घाटन में आते हैं तो स्वागत है उनका, क्योंकि अखिलेश यादव जी के भी राम हैं, समाजवादी पार्टी के सब नेताओं के भी राम हैं और राम को हम किसी सेक्शन में बांट कर नहीं रखते। भारत के सभी मुसलमानों के भी पूर्वज राम भाषा हैं। क्यों बदली हुई है? और इसीलिए जो भी लोग राम जन्मभूमि के ऊपर राजनीतिक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी राम के इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि आज आपने मजहब भले ही बदल लिया है, आज आपने पूजा पद्धति भले बदल ली है, किंतु पूर्वज आप थोड़ी बदल लेंगे। पूर्वज तो आपके राम ही हैं, पूर्वज तो आपके कृष्ण ही हैं। आज मजहब बदल लेने से आपकी पुरातन पहचान थोड़ी मिट गई है। ओके, आज भी अच्छा भारत चलिए, का ये बात मुसलमान हुई जब हज कि करने जाता है भगवान सऊदी राम का अरेबिया भी में, विषय हो गया, तो वहां राष्ट्रवाद का भी विषय हो गया, मुरारी शरण जी। जाता है।
हिंदू अब मेरा मुसलमान लिखा प्रश्न जाता ये उठता है तो उनकी कि अब आप आइडेंटिटी थोड़ा सा भारत में, रोटी और भारत के रोजगार बाहर पर भी हिंदू बात ही कर है। लें। जी हाँ, ओके मुरारी शरण जी, थोड़ा सा रोटी और रोजगार पर भी बात हो जाती है। ब्रजेश जी, मैं आदर पूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, मैं एक आदर पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जो बड़े मंदिर हैं वो भारत के सभी राज्यों के राजस्व में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण बजट में उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उत्तर प्रदेश के बजट में बहुत बड़ा योगदान है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर का उत्तराखंड के बजट में बहुत बड़ा योगदान है। और आप ऐसे ही अगर गुजरात जाएंगे तो गुजरात के सरकारी बजट में द्वारकानाथ धाम का बहुत बड़ा योगदान है, और जगन्नाथपुरी के मंदिर का उड़ीसा के बजट में बहुत बड़ा योगदान है। आप झारखंड जाएंगे तो वहां का जो ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम का है उसका उस सरकार की बजट में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भगवान राम का मंदिर बनकर मंदिर तैयार से हो लोगों को जाएगा रोजगार और मिल श्रद्धालु जाएगा, जिस दिन वहां ये आने बात शुरू से हो थोड़ी सी जाएंगे, सहमति उत्तर कम है, प्रदेश की क्योंकि बजट डबल हो नहीं, जाएगी। अब आप उत्तर इस प्रदेश पर की काम बजट करना डबल होगा हो कि जाएगी। लोगों को रोजगार मिले। आज जैसे देखिए, सहमति पूरी है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई, लिसन एक मिनट सुनिए भारत में ब्रजेश जी, पंडित जी, मुरारी शरण जी, हाँ जी जी जी, आज आपने टाइम्स आप ऑफ इंडिया की खबर पढ़ी होगी, उसमें इस बात का उल्लेख है कि पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए हैं। हम राम मंदिर बना रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये कहता हूं कि विवाद को खत्म कर देश को आगे बढ़ना चाहिए। अब जिन 10 करोड़ लोगों की जॉब्स गई हैं, उनका जीवन बदल गया है, उनको जॉब देना भी सरकार की उतनी ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, सरकार की प्राथमिकताएं ब्रजेश जी अपनी जगह हैं। और आज तो कोरोना काल में चाइना को छोड़कर सारे देशों में लोगों के रोजगार चले गए हैं। केवल भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया के सारे देशों में रोजगार गए हैं। कोरोना में जब सब जगह भाई मैं भारत में रहता हूँ, मुझे अपने प्यारे देशवासियों की चिंता है, रोजगार की चिंता, मुझे अपने पास पड़ोस की चिंता है, मेरे यहाँ काम करने वाले लोगों की चिंता है। ब्रजेश जी, मुझे तो रोजगार की चिंता है ना, आप पढ़े जान की चिंता करते कर रहे हो, हमें रोजगार की चिंता है भाई। 10 करोड़ लोगों की नहीं, रोजगार की चिंता होना स्वाभाविक है। रोजगार की भाई पहले आप कहते थे कि रोजगार की जान है, चिंता होना नहीं स्वाभाविक है। लिसन ब्रजेश आप ही जी, कहते मुझे थे एक कि मिनट जान और है तो दीजिए। जहान है, पूरे बाद में आपने कहा जान है और जहान भी, और उसके बाद फिर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो सवाल तो बनेगा। नहीं नहीं ब्रजेश जी, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, यानी आरएसएस का नहीं है जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमसे मत बुलवाइए। मेरा एक निवेदन है आपसे, नोटेड, पूरे भारत के संपूर्ण बजट में नोटेड, भारत इट्स अ में पॉलिटिकल जितना रोजगार ये स्टेटमेंट, कंपनियां- आई नोटेड। भारत में ओके, रोजगार मैं जितनी- वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। पंडित मुरारी शरण जी, अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप बाकी गेस्ट की भी बात सुने। मैंने बहुत तसल्ली से आपसे संवाद स्थापित किया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मैंने सुना है कि अयोध्या में बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और बड़ा वृहद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं वीरेंद्र जी? बिल्कुल, देखिए आज जिस मामले पे आप डिबेट करा रहे हैं, ये धर्म और शक्ति दोनों के लिए आज एक मिला जुला दिन है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, बड़ा दिन है। धर्म में इसलिए क्योंकि हम 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, वहाँ पर मंदिर निर्माण शुरू होगा नए स्थल पर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। और शक्ति के इस मामले में कि हम राफेल को भारत लाने में कामयाब हुए हैं, शक्ति संतुलन बढ़ा है। और जो राफेल आया है, इस तरह के विमान आज की तारीख में चाइना और पाकिस्तान के पास भी फाइटर प्लेन नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है। ब्रजेश जी, अगर 2 मिनट में राफेल पे बता दूं तो आपकी इस डिबेट को बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो जान जाएंगे क्या खासियत है, फिर हम मंदिर पर आ जाते हैं। राफेल एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है, ठीक बात। और ये 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके फ्रांस से आज इंडिया आया है, और करीब इसकी जो स्पीड है वो 2500 किलोमीटर प्रति घंटा ये उड़ सकता है तेजी से, और 300 किलोमीटर दूर से ये हवा में ही रहेगा और 300 किलोमीटर दूर जमीन पर मार देगा अपने टारगेट को। और इसमें 30 mm की तोपें लगी हुई हैं, 9.5 टन का वजन लेकर ये उड़ सकता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन और पाकिस्तान के पास भी इतने बढ़िया फाइटर प्लेन नहीं हैं। दूसरी बात ब्रिजेश जी, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि शिलान्यास के बहाने राजनीति ना हो। वकार साहब भी बैठे हैं, इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई। लेकिन हिंदुओं जो देश का बहुसंख्यक है, उसके बहुत सालों की, 500 सालों की कहा जाए तो इच्छा पूरी होने जा रही है और राम मंदिर बने। बहुत सारे मुसलमान भी ये चाहते हैं, लोग चाहते थे इस विवाद से मुक्ति मिले, कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन अब इधर कोरोना के चलते नौकरी चली गई। हमारे देश का दुर्भाग्य है ब्रजेश जी कि हमारे यहाँ खाली पेट लोगों का दिमाग नहीं चलता और जब पेट भर जाता है तो शरीर नहीं चलता, आराम मांगने लगते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। इसी बीच बकरीद और रक्षाबंधन भी पड़ रहा है 5 तारीख से पहले, तो इसमें इन त्योहारों से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से निपटना एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश के सियासत में भाजपा ने इस मंदिर मुद्दे को बहुत भुनाया, बड़ी सरकारें बनाई और इस सरकारों में ये कहा गया बार बार कि ये तारीख नहीं बताएंगे, चुनाव मंदिर बनाएंगे, मंदिर के नाम पर सरकार बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज वो दिन करीब आ गया है, तो तारीख भी दे दी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस देश में मुसलमान कोई अछूत नहीं है। आज जुफर फारूकी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए ऐलान कर दिया ट्रस्ट का, उनके 9 सदस्यों का भी ऐलान हो गया है, वो भी अपना मस्जिद बनाएंगे। बात लड़ाई इस बात की नहीं है कि मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, सब अपना अपना काम करेंगे। हमारे देश की गरीबी पर भी चर्चा हो रही है। हमने सुना कि मंदिरों का बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में, प्रत्यक्ष रूप से कहा ये नहीं देखा कभी। हाँ, अभी पंडित जी बता रहे थे। हाँ, आंकड़ों में भले दिखता हो, हम सीधा नहीं जानते कि उस मंदिर से कितने हजार लोगों को रोजगार मिला है। ब्रजेश जी, जिस देश में चाय बेचने पे लाठी मिल रही हो और शराब खुलेआम बेची जा रही हो, उस देश में रोजगार की बात करना बेईमानी है। वो देश कितना बदल गया है, वो धर्म की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है, तब भी हंसी आती है। क्योंकि इस कोरोना काल में हम ये देख रहे हैं कि दवाई लेने जाओगे तो डंडा मिलेगा और दारू लेने जाओगे तो स्वागत होगा। ये बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया। लेकिन जो लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है वो देखें कि ईश्वर जो है वो मंदिर के अंदर बैठा रहता है, लेकिन उसकी सीढ़ियों पर हजारों लाखों फकीर ना लेटे हों। कोई इस देश में दुखी ना रहे, धर्म और अधर्म का भेद ना रहे। ये दृश्य जो और मंदिरों में हमने देखा है यहाँ न दिखाई पड़े अयोध्या में, तब तो राम राज्य है, राम राज्य की कल्पना साकार है। लेकिन यहाँ तो हर चीज को हिंदू मुस्लिम पे जोड़ा जाएगा, हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जाएगा। आज 2 शेर पढ़ूंगा और दोनों पर गौर करिएगा। दोनों भारत की एकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हैं और दोनों भारत की सच्चाई को भी बयां करते हैं। मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत ही छा जाए और कलमा पढ़े खुदा का और सपने में राम आ जाएं। ये हमारे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर सोच होनी चाहिए। और मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, अनेकता में एकता का प्रतीक है मेरा देश, और चंद गैरों की सुनना मुझे गंवारा नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी का प्यारा है मेरा देश। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी रोचक बातें हम तक पहुंचाई है। मैं सीधे रुख करता हूं अमित पुरी जी का, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। भाई पुरी जी, 2-3 मुद्दे प्रमुख रूप से डिबेट के प्रथम चरण में वीरेंद्र जी के बोलने के पहले उभर कर सामने आए। एक तो ये कि रोटी और रोजगार को लेकर आप क्या कर रहे हैं। आज देखा होगा आपने भी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, चिंतन इस बात के लिए होना चाहिए,
समाज में बात इस विषय पर होना चाहिए कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम उन्हें काम कैसे देंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा, उनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, उनके घर की दवाइयाँ कैसे आएंगी, उनके घर का राशन कैसे आएगा, उनका जीवन कैसे चलेगा। 10 करोड़ लोग बेरोजगार होने का मतलब किसी देश में आप समझते हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग चले जाएंगे। तो सरकारों ने प्राथमिकताएं तय करनी होंगी ना। हमने आपको चुना जिस मकसद के लिए, वो मकसद तो पूरा करके दीजिए। आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि आप कर रहे हैं। आप राफेल ले आए 5, बहुत बढ़िया बात है। आप राष्ट्रवाद लाए, बहुत अच्छा है। पर अब ये वक्त आ गया है कि आपको रोटी और रोजगार पर भी बात करनी पड़ेगी। अमित पुरी, रोटी और रोजगार पर हमेशा बात करनी होगी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, कोरोना कालखंड में भी आपके साथ कई बार मैंने कहा कि पैर का भ्रमण रुकता है लेकिन पेट का भ्रमण कभी नहीं रुकता। ये एक शाश्वत सत्य है। मैं जब अभी इंस्टेंट रेफरेंस जिसके लिए आप बहस मुद्दा लेकर के आए, अयोध्या के मंदिर बनने से क्या होगा? कल्चरल टूरिज्म का एक बड़ा एपी सेंटर बनने जा रहा है अयोध्या। इनक्रेडिबल इंडिया, इस कंसेप्ट को बड़े पैमाने पर वहां अयोध्या के अंदर टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब जॉब्स माने आप कहें कि नहीं साहब, ए सरकारी दफ्तर में बी पद के ऊपर इतनी ग्रेड पे कौन तैनात हो गया, इसका एक लेटर दिखा दीजिए। रोजगार का मतलब है उसको अपने पेट को चलाने के लिए, जीवनचर्या को चलाने के लिए धनोपार्जन करने का रास्ता मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी क्रिटिकल नोट के ऊपर बात को नहीं हूं। ठीक है, देशकाल परिस्थिति में सवाल उठने चाहिए, ये लोकतंत्र का मूल है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने होना चाहिए, यह भी मूल है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन सरकार की नेक नीति में कहीं कोई अंतर नहीं है। हाँ ठीक है, कोरोना क्राइसिस के अंदर कुछ जॉबलेसनेस की स्थितियां आई हैं। अब वो फिगर 10 करोड़ की है कि 6.8 करोड़ की है या 5.2 है, मैं इसके आपने भी आज पढ़ा अखबारों में भी डिटेल्स मैं अभी इसको डिबेटेबल इशू 10 नहीं करोड़ बना। लोगों के रोजगार चले गए। ठीक है, जितना वृहद आयोजन आप राम मंदिर के लिए कर रहे हैं, हम सब सराहना करते हैं, लेकिन उन 10 करोड़ लोगों को उससे पहले जिस जमीन पर हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की, उनको नौकरियां दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। अनलॉक 1 आते के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां हम बैठे हैं, मंदिर का शिलान्यास या कार्यक्रम तो 5 तारीख को हो रहा, और शिलान्यास में भी एक सवाल आया, वो मुझे मौका दीजिएगा, मैं पहले ये बात कह लूं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। हमने उससे पहले ई माध्यम से जॉब मेले भी लगाए, लोन का डिस्पर्समेंट किया, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काम करना शुरू किया और उस पर बड़े पैमाने पे लोगों को दिया। ठीक है, मनरेगा उसका एक बड़ा हिस्सा है, ये कहा गया, लेकिन मनरेगा का बजट हमने अभी बढ़ा करके 100 लाख करोड़ के आसपास करके, ये आजाद भारत के अंदर पहली बार ये हुआ। वो ठीक है, मनरेगा की अपनी लिमिटेशंस होंगी, लोगों ने आलोचना की होगी, लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूं कि हमने पिछली सरकारों के कामों को मुझे एक बात बताओ, आप ना एक बात बताओ जी। आपने एक दिन ट्रेंड देखा होगा, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपसे पूछ भी पा रहा हूं, वरना पूछता नहीं, आप पूछे। आपने देखा होगा कि इन दिनों डिप्रेशन, अवसाद, गरीबी, आर्थिक मंदी के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। लखनऊ में एक उत्तराखंड के एक बड़े व्यापारी ने लखनऊ में आत्महत्या पिछले दिनों कर ली, उससे ये चर्चा चली। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, पैसे नहीं है, रोजगार चला गया है, काम धंधा बंद हो गया है। राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत, लेकिन इन गरीबों को, इन जरूरतमंदों को रोजगार देना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। निश्चित 5 तारीख को प्रधानमंत्री जब अयोध्या जा रहे हैं तो उद्योग और व्यापार जगत के तमाम प्रतिनिधि और उसकी योजनाएं और इन्वेस्टमेंट का प्लान भी अनफोल्ड अयोध्या के अंदर होना है। मैं आज की तारीख में बस इतना ही अभी आपसे इस मुद्दे पे कर रहा हूं। एक विद्वान व्यक्ति ने चर्चा की, एक सेकंड ब्रजेश जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल जाएगा और जो हम सबके लिए चर्चा में आना जरूरी है। कहा गया 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हुआ था, फिर दोबारा क्यों हो रहा है? स्मरण कीजिए, 9 नवंबर 89 को जब शिलान्यास हुआ तो 2.77 एकड़ का इशू कोर्ट के अंदर विवादित था। आज जब शिलान्यास हो रहा है तो वो लैंड 2.77 एकड़ आर्टिकल 141 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ट्रस्ट को मिल चुकी है। तो जो भूमि हमारी थी ही नहीं, उस पर शिलान्यास उस दिन कैसे कर देते? आज जब शिलान्यास हो रहा है सिंह द्वार से के अतिरिक्त, उस दिन सिंह द्वार का शिलान्यास किया था। आईपी सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और पुरी जी, आईपी सिंह जी भी आपके बीच में नहीं बोले, और आप सब एक दूसरे को तसल्ली से सुने। आज बहुत ही शानदार और कोई बात रहेगी तो मैं पॉइंटर रेज कर दूंगा, मैं सबकी बड़ी सराहना करता हूं, उस समय उत्तर दे दूंगा। हाँ, आप उंगली उठा देना, मैं देख लूंगा और मैं आपको अवसर भी दूंगा। भाई आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। राम मंदिर बन रहा है, हम सब स्वागत कर रहे हैं। राफेल आ गया, हम सब स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है।
अब मेरा सवाल इस बात का है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़िए, 10 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया आईपी सिंह। बिल्कुल, कागजों पर और बातों से जो किला खड़ा करने में महारत हासिल है बीजेपी को, और बीजेपी क्या देश के जो प्रधानमंत्री वो शायद किसी को नहीं है। 2 इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई, जिसमें 3,76,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। एक डिफेंस एक्सपो हुआ और उस समय डिफेंस जो मिनिस्टर थी वो सीतारमण आई और 1 लाख करोड़ के निवेश की बात हुई। मुकेश अंबानी से लेकर सुभाष चंद्रा तक, अडानी तक सारे लोग आए और लाखों करोड़ के निवेश की बात हुई। मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि 5 ऐसी जगह बताइए उत्तर प्रदेश में जहां अंबानी ने, अडानी ने और सुभाष चंद्रा ने जमीन का अधिग्रहण किया हो। आप इन्हीं को लेकर फिर अयोध्या में आ रहे हैं। मतलब 3.5 वर्षों से आप सपने बेचते रहे और आज भी उसी सपने बेचने में लगे हुए हैं। और CMI और ई की एक रिपोर्ट कहती है, एक डेटा के अनुसार कि मार्च में 10.1 मिलियन लोगों की आजीविका चली गई, उन्हें अपनी आजीविका गंवानी पड़ी। और अप्रैल में 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, रोजगार खत्म हो गया। और कुल मिलाकर आज टाइम्स ऑफ इंडिया और ये था कि 10 करोड़, और जो डेटा NSS का जो डेटा वो बताता है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो चाहे राफेल आ जाए, चाहे पर आईपी सिंह मैं क्या सजेस्ट करूंगा, राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है, लेकिन एक बात उस दिन आपको उल्लास मनाना चाहिए, कि जब उस दिन आपको दीपोत्सव करना चाहिए, आपको 5 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। आप कहां ये सब नकारात्मक बातों में पड़े हुए हैं? 2 साल के अंदर यहां से लेकर अयोध्या तक जमीनों का अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया। आज जब लखनऊ से हम अयोध्या जाते हैं तो जो विकास दिखता है ऐतिहासिक, वो विकास किसी के जमाने में अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए हमारा चेहरा, हमारा काम, अगर जिधर भी निगाह दौड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में कहीं मेडिकल कॉलेज नजर आएगा, तो कहीं जयप्रकाश नारायण केंद्र नजर आएगा, तो कभी लोक भवन जैसा दुनिया का ऐतिहासिक बिल्डिंग नजर आएगी, और साबरमती से 1000 गुना सुंदर लखनऊ गोमती का रिवर फ्रंट नजर आएगा। लैपटॉप नजर आएंगे, 55 लाख महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देने रोजगार का रोजगार रोजगार आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए भाई रोजगार है तो सब कुछ है। आज यूथ के पास रोजगार नहीं है, करोड़ों लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, उस पर चर्चा करो ना। उत्तर दूंगा, अवसर मुझे दीजिएगा, मैं इतना ही करूं। ओके आईपी सिंह कंप्लीट करें, 10 सेकंड। जी नहीं, सब लगातार मैं तो कहूंगा कि अयोध्या पर आज हम सब चर्चा कर रहे थे। अयोध्या से जुड़ी हुई जो तमाम काम हमने 5 वर्षों में किया, 2012 तक, 2012 में हमने भारतीय जनता पार्टी को धक्का दिया और भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या की विधानसभा की सीट हमने छीनने का काम किया। और अयोध्या में जब हमारे विधायक श्री पवन पांडे जी चुनाव जीते, जो 2017 को समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, तो उन्होंने तमाम योजनाएं, उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, अयोध्या देश और दुनिया के नक्शे पर आना चाहिए। तो आदरणीय ब्रजेश जी, उस पर अभी तो आप हार गए हैं ना इस बार, अगर आप अनुमति दें, अभी तो इस बार तो हार गए हैं आप। विकास कर दिया था, मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने बड़े काम किए हैं, अयोध्या नहीं उसके आसपास भी किए हैं। मैं सुनाना चाहूंगा, मैं 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 15 करोड़ की लागत से भजन स्थल का निर्माण हुआ, 38 करोड़ की लागत से सीवर जो कभी ठीक नहीं हुआ था उसका काम किया गया, 52 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड जो बिजली का काम था, विद्युतीकरण का काम पूरा किया गया। आधुनिक शौचालय 5 करोड़ की लागत से बनाए गए, जिससे कि जो तीर्थयात्री आए उसका लाभ उन्हें मिल सके। राजघाट तुलसी उद्यान का ये सब आप पहले राउंड में बोल चुके हैं। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 15 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कराया गया। परिक्रमा पथ के किनारे पारिजात से लेकर नीम से लेकर पीपल तक के पेड़ लगाए गए। ऑलराइट, असीम वकार मिले
आसिम वकार, आपने आईपी सिंह की बात सुनी? आईपी सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है। ये बीजेपी से ज्यादा बड़ा हिंदुत्व अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है आसिम वकार? सर, ये एक प्रथा है, जब पार्टी का अध्यक्ष बदलता है तो उस पार्टी की विचारधारा बदल जाती है। जिस विचारधारा का अध्यक्ष होगा, पार्टी की विचारधारा वही होगी और उसके लीडर भी वही विचारधारा मानेंगे। भाई आईपी सिंह शांत हो जाए जी। पहले हाँ, बोले आप विचारधारा वकार थी, साहब। पहले विचारधारा थी, जो विचारधारा लोकसभा में खड़े हुए कहती थी कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे और राम भक्तों पे गोली राष्ट्र चलाएंगे, विचारधारा राम भक्तों को समाजवादी मारेंगे। पार्टी पहली की विचारधारा ये कहती है। थी मुलायम सिंह की कि हम राम समाजवादी भक्तों पे पार्टी गोली की आज चलाएंगे, की राम विचारधारा भक्तों को जो है वो सब मारेंगे। देख रहे हैं। सर, मैं तो किसी के बीच में वाकई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तर्क है, मैं इसलिए नहीं बोलता बीच में। और मुझे पता है मेरी किसी बात का जवाब नहीं। पूरी डिबेट हो गई, अमित पुरी साहब अगर दे दिएगा तो पूछ मुड़ा दूंगा चैनल के ऊपर जवाब कि ये बताइए कि न्यायालय ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि मुसलमानों ने मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई। आप इस पे डिस्कस करना चाहते हैं? फैसले में सुप्रीम कि कोर्ट के नहीं है? फैसले पे रिव्यू में गए थे, इस्माइल फारूकी के केस पे गए, एन नंबर ऑफ टाइम सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए सुनिए, और उसके सुनिए, बाद सुनिए मेरी- ओवैसी साहब ने सुनिए सर, कहा अपना टाइम कि ले चुके, सुप्रीम सुनिए, कोर्ट मेरी के बात जजेस सुनिए। इम्पेलेबल नहीं है, इम्पेलेबल बात नहीं है। सुनिए। ये किसने कहा था? ओवैसी साहब ने ब्रजेश खड़े भाई होकर के कहिए कहा तो था। बोलूं, कहिए उड़ जाऊं। नहीं, आप बोलिए ना, आपने पूछा अमित पुरी के बाद जुबान है कि नहीं? ओके पुरी जी, जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है पुरी जी, हुजूर। उनको अपनी बात पूरी कर मैं तो लेने दें, चाह फिर रहा आप हूं। जवाब देना। मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा मैं अमित तो पुरी। चाह रहा हूं। अमित पुरी आपको टाइम दूंगा, प्लीज। मैं तो चाह रहा हूं। डिसेंसी मेंटेन करें। असीम वकार, गो अहेड। मुकदमा जीत गए आप बनाइए जाकर, लेकिन मेरी एक गुजारिश भारत सरकार से है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, जो उसके मुख्य अंश हैं, उन मुख्य अंशों को बहुत बड़े बड़े बोर्डों पर लिखकर उस अयोध्या के रास्ते पर लगाया जाए, जिसमें सबसे ऊपर ये लिखा हुआ हो, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 1949 में अवैध तरीके से मूर्तियां रखी गई, प्रकट नहीं हुई, ये फैसला है। उसमें लिखा जाए बोर्ड पर, सर्वोच्च न्यायालय का फैसले जो फैसला दिया कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। ये वहां लिखा जाए सर, उस बोर्ड पर लिखा जाए। अब मैं सन क्या 1200 सजेस्ट करूंगा? ईस्वी से सन 1528 ईस्वी अब जो तक बीती उस बातें हैं जमीन के उनसे ऊपर आगे बढ़ने कोई की स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है। था। अब विवादों में उलझने का लिखा वक्त जाए। नहीं है, ये लिखा अब आगे जाए वहां बढ़ने का दुकान। वक्त तो है। आसिम भाई से भाई, सर, मैं आसिम भाई पूछ से रहा हूं। अरे ये भी लिखा जाएगा करबद्ध प्रार्थना कि करता ओवैसी हूं, और निवेदन असीम करता वकार ये सब हूं रामद्रोही है। कि हिंदू ये आपके बड़े रामद्रोही भाई लोग हैं। हैं जो मंदिर के निर्माण शुरू होने पे भी आपत्ति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अयोध्या जाने ओके। पे भी अब आपत्ति ये कर रहे बताइए कि ये हैं। जो अगर बातें रोजा मैंने अफ्तार में बोली चले जाए हैं, तो आपत्ति नहीं होगी। ये तो जस्टिस गोगोई ने बोली है, और जस्टिस अरे गोगोई ने जस्टिस बोली है, गोगोई ने ये भी बोल दिया है कि वो राम जस्टिस जन्म के- स्थान था तो और राम रामद्रोही जन्म भी स्थान कौन को हम हुआ? जमीन दे रहे हैं। आसिम वकार हुए या असीम फैसला सुनाने वाले हुए? असीम वकार ब्रजेश साहब, जी। जस्टिस गोगोई ने रामलला को जमीन मैं दी पूछ है। रहा हूं नित्य कि प्रचार मैं- की राम बहुत हद जन्म हो स्थान गई। को जमीन 3 जब मार्च गोगोई ने 1951 का कुछ फैसला नहीं है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी और बनाया रामद्रोही है, आसिम जिस वकार फैसले कैसे को हो रखा है, मैं वो कोर्ट करता हूँ। वो फैसला रखा है जब 1949 एक-एक की करके, घटना वन बाय को वन, वन बाय लेकर वन। ये लोग कोर्ट गए डिबेट थे। को खराब मत करो, डिबेट को। अमित पुरी, आप क्यों बीच में बोल रहे हो ना? ये सवाल अमरनाथ और असीम वकार के बीच हो रहा है। मैं कोर्ट की बात आप कोर्ट मुझे कर रहा बोलो हूँ। तो मैं दूंगा मुझसे टाइम ना। कहा ना, मैंने बताइए तो कोर्ट ने सर्वोच्च क्या न्यायालय कहा? की लाइनें बताओ बोली। 3 मार्च ओके, 1951 को तो आसिम कोर्ट ने वकार क्या कहा? रामद्रोही कैसे हो गए? बताओ 18 मार्च 1885 को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज सीएम चैम्बियर ने क्या कहा? बताओ। आप कुछ नहीं एक बता एक पाएंगे, जजमेंट रखा है। आपकी अंतरात्मा ही नहीं है। हमारी अंतरात्मा ही है, हमारी इन बातों अंतरात्मा में- है। अच्छा ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सर्वोच्च कहा? न्यायालय ने ये बात कही कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई ओके, गई। ऑल राइट, ऑल खाली राइट। चैनल में ये बोलती थी। अमरनाथ मिश्रा, इन दोनों की आवाज डाउन की जाए और अमरनाथ मिश्रा को आगे लाया जाए। शांत। ओके, अमरनाथ मिश्रा जी, अब पुरानी बातों को लेकर विवाद करने से क्या देश को हासिल होगा? देश राम मंदिर चाहता है, राम मंदिर बन रहा है। राफेल चाहता है, राफेल आ गया। देखिए अब देश को रोजगार चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, अमरनाथ मिश्रा। देखिए ब्रजेश जी, आपको बता दें, जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं या जो भी ये काम कर रहे हैं, ये सरकारों का काम है, सरकार अपना करेगी। और हमें लगता है कि आपके चैनल पे जितनी डिबेट होती है, इससे सरकार इन चीज़ों का संज्ञान लेती है। एक बात। दूसरी चीज़,
जो हमारे देश का विपक्ष है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, ये बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है, उसका ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जो है कभी आप कभी ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, नहीं। समाजवादी पार्टी तो बाकायदा जय श्री राम का उद्घोष करके वो अच्छी बोलना बात शुरू है। कर रहे हैं। ये आईपी तो आपने सिंह इनको जी कैसे पुराने कह दिया कि भारतीय जनता बेरोजगार हो गए? पार्टी का इनके ऊपर असर है, और राम का नाम तो सब लेते हैं। रमजान में भी राम है, कोहराम में भी राम है, विराम में भी राम है, आराम में भी राम है, रमजान में भी राम है। ओके भगवान राम सिर्फ भाजपाइयों के नहीं है। ओके, आईपी सिंह की आवाज लाई जाए। भगवान राम हमारे भी हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम उनके माथा टेकते हैं। अरे मुलायम सिंह से भी टकवा दीजिए, जो राम ओके, भक्तों पे मुरारी गोली शरण चलाई शुक्ला थी, जी, पराजित कर रहे हैं। भाई देखिए अरे क्या है, आप भाई क्या है, देखिए मुरारी जी, मैं चाहता हूं ना, राम और राफेल की बात हो गई ना, अरे सच रोटी बात और बता रोजगार रहा पर भी आपको। देश को बात राम करनी लला पे चाहिए, गोली चली लोगों थी, को राम काम लला मिलना राम लला चाहिए, के इस भक्त बात की भी मारे थे। प्रियोरिटी होनी राम चाहिए। के नाम से भक्त मारे गए थे अयोध्या में। मत लड़ो मेरे दोस्तों, रुक जाओ। एक बार अरे राम बहुत सिंह के इंपॉर्टेंट नाम बात कर रहा हूँ, अयोध्या आप में। लोग कहाँ लड़ रहे हो? क्या हत्यारा बोला जा सकता है जिसने 30 से 40 जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या करा दी? योगी ने सीए के विरोध में क्या ऐसा हो गया था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्या योगी को हत्यारा बोलने के ओके, लिए मुरारी शरण क्या शुक्ला जी, मीडिया इन तैयार लोग की है? आवाज डाउन क्या की जाए और मतलब मुरारी जी को लाया जाए। भाई मुरारी जी प्लीज गो अहेड। देश आगे बढ़ना चाहिए, 30 सालों से देश रुका हुआ है, हमें तरक्की की राह पर बढ़ने की जरूरत है, लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। ब्रजेश जी, देश रुका हुआ नहीं है। एक मुकदमा कोर्ट में चलने से देश रुकता नहीं है। और भारत की जिजीविषा ऐसी है कि भारत में कितनी भी विकट स्थिति आने के बाद भी ये भारत रुकता नहीं है। भारत रुकने वाला देश नहीं है। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत भाई आईपी तेजी से सिंह आगे थोड़ा बढ़ शांत रहा हो जाओ। है। आईपी ये सिंह, कोरोना आईपी काल सिंह, का जो संकट आईपी सिंह है, प्लीज। गो अहेड मुरारी जी बोले। बोलूं मैं? ब्रजेश जी, मैं बोलना शुरू करूं? जी। हाँ, कोरोना काल का जो अभी तात्कालिक हाँ, संकट बिल्कुल है, बोलें। उसको अस्थायी संकट न समझा जाए, उसको अस्थायी संकट न समझा जाए। और भारत में बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से दूर होगी। भारत के एक एक नागरिक के रोटी की समस्या हल होगी। भारत मैं चाहता बहुत हूं कि तेजी आप से अपनी आगे बढ़ अध्ययन रहा है रिपोर्ट और राष्ट्रीय भारत स्वयंसेवक दुनिया के संघ गिने चुने 4-5 इस पर अपनी देशों अध्ययन के रिपोर्ट केंद्र श्रेणी की में- सरकार और राज्य की सरकारों को दे। और मनरेगा में काम मिलना रोजगार नहीं है बहनों भाइयों, मैं ये बात 10 बार समझा चुका हूं। मनरेगा में काम रोजगार नहीं है, ये बात सरकारें भी समझ लें और आप भी समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रजेश सबने जी, अपना बहुत ब्रजेश कीमती जी, वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला है। तो 5 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने बड़ा भव्य आयोजन की तैयारी की है और एक बड़ा उत्सव है। और इस 5 अगस्त के बाद बीजेपी एक बड़ा सोशल डिजिटल मोमेंटम इस देश में राम मंदिर को लेकर शुरू करने जा रही है, जिसका इंपैक्ट आप अगस्त से लेकर दीपावली और इस साल के अंत तक महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।